गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में काफी वो भी चल रहा है, रस्साकसी भी चल रही है। गृह मंत्रालय चाहता है कि असम राइफल उसके पास आ जाए, रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हम क्यों दें, ये स्ट्रेटेजिक रूप से यहाँ यहाँ जो है सेना का साथ देते हैं बॉर्डर एरिया में, हम क्यों दें इनको वापस, हम नहीं देंगे। प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए था क्या? और अपनी विफलता को स्वीकार करने का साहस स्टेट्समैन में होता है। जो छोटी मानसिकता के, ओछी मानसिकता के जो नेता लोग हैं, वो भले प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, आपके क्या कहते हैं कोई सीनियर मिनिस्टर बन जाए, किसी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, उनके सोचने समझने का दायरा संकीर्ण ही होता है, विस्तृत नहीं होता। इससे प्रधानमंत्री जी के चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ी हुई थी और प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस था वो भी तिरोहित था। बॉडी लैंग्वेज से जो है देखने में ऐसा प्रतीत होता था। जो प्रधानमंत्री जी का एक उत्साह हुआ करता था, जो दूसरों पर अटैक करने में जो उनके अंदर एक हिंस्र भाव रहता था, खुशी का या स्वाभिमान का या गर्व का या अहंकार का, वो उसका जरा सा अभाव दिखा। अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही था संख्या बल के आधार पर, लेकिन पूरे मामले में विपक्ष या इंडिया की नैतिक जीत मानी गई। विपक्ष ने जितने भी सवाल उठाए, प्रधानमंत्री जी ने केवल बैक मिरर से उनका जवाब दिया। उन्होंने 84 के दंगे गिनाए, इमरजेंसी बताई और कांग्रेस सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया। बशर्ते इस मामले में, मणिपुर के मामले में सरकार क्या कर रही है, उसकी इंटेलिजेंसिया क्या कर रही है, उसको, उस हिंसा को रोकने के लिए और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी बचते रहे। केवल एक लाइन में छोटा सा जवाब देकर दिया गया कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हिंसा को रोका जाएगा, सरकार लगी हुई है। मैं अमर बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी सिंह सर, वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, संपादक हैं। उन्हीं के पास सीधे चलते हैं कि पूरे अविश्वास प्रस्ताव को अगर देखा जाए, पूरे प्रकरण को जो 2-3 से चल रहा था, उसको वो किस नजर से देख रहे हैं। विश्लेषण अगर हम देखा जाए, आखिरकार एक नैतिक जीत इस तौर पर कही जा सकती है, जैसा गौरव गोगोई ने कहा था कि हम लोग ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत तोड़ने के लिए लाए। इस आधार पर देखा जाए तो उन्होंने, या विपक्ष इंडिया ने, प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत तोड़ ही दिया। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी लगभग 3:30 बजे जो है सदन में पधारे और 4 बजे से उनको बोलना था। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता विपक्ष पहले थे, अभी समय उनकी क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता, क्योंकि खड़गे साहब बीच में हो गए थे, खड़गे साहब तो राज्यसभा में चले गए, तो संभवतः नेता विपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने आते ही प्रधानमंत्री को कटाक्ष किया कि स्पीकर सर, ये अविश्वास प्रस्ताव है जिसने आज प्रधानमंत्री को सदन में आने के लिए विवश किया है। प्रधानमंत्री 100 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो जनता की बात है, जो जनता की आवाज है, हमें इससे कोई एतराज नहीं कि वो कितनी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कम से कम सदन में आके चीजों का जवाब तो दें। और ये इन्होंने, हम लोग कहते रह गए कि मणिपुर पर आके आप बताइए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो हम लोगों को मजबूरी में जो है अविश्वास लाना पड़ा। जैसे गोगोई ने भी कहा कि हम लोगों ने इसीलिए लाया कि भाई इसकी वजह से प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री जी के चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ी हुई थी और प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस था वो भी तिरोहित था। बॉडी लैंग्वेज से जो है देखने में ऐसा प्रतीत होता था। जो प्रधानमंत्री जी का एक उत्साह हुआ करता था, जो दूसरों पर अटैक करने में जो उनके अंदर एक हिंस्र भाव रहता था, खुशी का या स्वाभिमान का या गर्व का या अहंकार का, वो उसका जरा सा अभाव दिखा। अब 1.5 घंटे तक जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा मणिपुर पर, अधीर रंजन से लेके कांग्रेस से लेके सबकी जो है आलोचना करते रहे,
और सबका जो पुराना पुराना सब गिनवाते रहे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कहा कि पुरानी घटनाओं के आधार पर नई घटनाओं को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मणिपुर के ही संदर्भ में किया, या मणिपुर का संदर्भ अलग है, राजस्थान का अलग है, और जो है बंगाल का अलग है। उसको उसके नाम पर जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता मणिपुर वाला, वहां सब दूसरी स्थिति है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार की संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह फेल है। और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 दर्जन एसआईटी बनाने के लिए, उसके अलावा उसमें सब में एक जो है बाहर के स्टेट का एसपी या डीएसपी रैंक का अधिकारी रखने के लिए, और उसके ऊपर एक डीआईजी को जो है कई कई मतलब उसका अनुश्रवण करने के लिए और कोर्ट को रिपोर्ट करने के लिए सब किया। और सबसे ऊपर जो है उन्होंने आपके बॉम्बे के उनको जो है ऊपर रखा। ये सब पृष्ठभूमि है। राहुल गांधी ने जो भी सवाल उठाया, राहुल गांधी ने कल हालांकि बहुत से बातें नहीं कही, जैसे इनके महंगाई पर कुछ नहीं बोला, आर्थिक नीतियों पर इनके कुछ नहीं बोला। कहने का मतलब है कि जो जो सवाल उठे उसका जो है उन्होंने टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया। ये सारे सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट की पृष्ठभूमि है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की स्याहियां सुर्खियों की स्याहियां सूखी भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई, 3-3 4-4 बार मणिपुर पर लगाई। और जब आपको जो है आपका एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल को जब लताड़ लगती है तो मानी जाती है कि सरकार को ही लताड़ लग रही है। और जो है यहां तक कह दिया कि पूरी कोई मशीनरी नहीं है। इतने दिन तक जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ था तब तक एफआईआर तक नहीं हुई थी। जब उसके बाद जब हमने पूछताछ शुरू की तो आपने कुछ एफआईआर की, कितनी एफआईआर हुई, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या हुआ, मतलब आप समझिए कि हाहाकार की स्थिति जो है सुप्रीम कोर्ट ने मचा दी। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए था क्या? और अपनी विफलता को स्वीकार करने का साहस स्टेट्समैन में होता है। जो छोटी मानसिकता के, ओछी मानसिकता के जो नेता लोग हैं वो भले प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, उपराष्ट्रपति बन जाएं, आपके क्या कहते हैं कोई सीनियर मिनिस्टर बन जाएं, किसी पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं, उनके सोचने समझने का दायरा संकीर्ण ही होता है, विस्तृत नहीं होता। स्टेट्समैन जो होते हैं उनका दायरा विस्तृत होता है। उनको स्वीकार करने में ये जरा भी देर नहीं लगती कि हाँ भाई हम विफल हो गए। वो मुहलाल सिंह नहीं बने रहते आपसे बताओ। तो कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियों में इनको जो है जवाब देना था। तो जब 1.5 घंटे नहीं किए, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, तो इन्होंने को लगा कि अगर हम अब कोई जवाब नहीं देंगे तो ये बड़ी कल जो है निंदा पुराण होगा। तो 1.5 घंटे के भाषण के बाद विपक्ष के वॉकआउट करने पर आखिरकार पीएम मोदी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। मणिपुर की महिलाओं और बेटियों से उन्होंने कहा कि देश आपके साथ। मैंने एक उन्होंने औपचारिक टाइप की बात कही। उन्होंने ये सब नहीं कहा कि वहां की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त हुई, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा, अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि वहां कल अमित शाह साहब ने कहा पार्लियामेंट में कि अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। तो सेना के निर्देशन में काम करती है असम राइफल्स। असम राइफल को तैनात किया गया और असम राइफल कुकियों को मैतेई क्षेत्र में और मैतेईयों को कुकी क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे कि कोई उपद्रव हो। नतीजा है कि जो मैतेई बहुसंख्यक हैं वो तो चाहते हैं कि गुजरात की तरह बिल्कुल कत्लेआम कर दें, लेकिन कुकी भी कम संख्या में ही सही लेकिन पुलिस में भी हैं और भी हैं, और लड़ाकू कौम है, और नागाओं का भी वहां जो नागा काउंसिल वाले हैं उनका भी साथ है। तो इसलिए 19-20 मामला है, लेकिन ये कि वो उस तरह कमजोर नहीं है जिस तरह जो है गुजरात के अल्पसंख्यक कमजोर थे, क्योंकि उनको जो है पुलिस भी दबा रही थी, दंगाई भी दबा रहे थे। तो उसके पीछे पड़ गए हैं ये लोग, असम राइफल के पीछे वहां मैतेई वाले, और लगातार जो है वो केंद्र से मांग कर रहे हैं कि जो है वो इनको जो है हटाया जाए। और ये कुकी लोगों को भगाने में मदद कर रहे हैं, वो जो है वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार करने में मदद कर रहे हैं। इस तरह के सब आरोप लग रहे हैं। उसके अलावा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में काफी वो भी चल रहा है, रस्साकसी भी चल रही है। गृह मंत्रालय चाहता है कि असम राइफल उसके पास आ जाए, रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हम क्यों दें,
ये स्ट्रेटेजिक रूप से यहाँ यहाँ जो है सेना का साथ देते हैं बॉर्डर एरिया में, हम क्यों दें इनको वापस? हम नहीं देंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ जहां तक जितनी राजनीति में जानता हूँ, तो जैसे एनआईए है, जैसे आपका सीबीआई है, तो बहुत जगह सीबीआई पर रोक लग गई है। फिर जो आप सीआरपीएफ वगैरह वगैरह भेजते हैं, तो असम राइफल भी आप कहीं भेजते हैं, तो गृह मंत्रालय चाहता है सीधे उसके निर्देशन में आ जाए, ताकि वो जैसा कहे वैसा करे। अगर ये सीधे गृह मंत्रालय के अंदर में होता असम राइफल, तो अब तक मैतेई जो है पुलिस बल के साथ पता नहीं कितने कुकी गांव को और संहार कर दिए होते। तो ये भी टग ऑफ वार चल रहा है कि जो है, अच्छा उन्होंने एफआईआर भी लिखा दी साहब इन्होंने कुकियों को भगाने में मदद की, और जबकि उन्होंने मैतेई ग्रुप को कुकी क्षेत्र में घुसने की इजाजत नहीं दी, एक बफर जोन का काम वो कर रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो, कोई मतलब वो नहीं, और उनका इतिहास भूगोल भी बहुत अच्छा है। ये परिस्थितियां हैं। अब इसमें एक बात हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी की जानकारी कितनी कम है। मैं तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, एमएलए एमपी भी नहीं हूं, एक अदना सा पत्रकार रहा हूं, और एक मुफस्सिल शहर इलाहाबाद में रहता हूं, राजधानी दिल्ली में भी नहीं रहता। जब ये सब बात आप राहुल गांधी के मामले का मामला उठा सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा गया कि साहब मोदी कोई एक समूह का नाम नहीं है। वहां दो तरह के मोदी हैं, एक वणिका मोदी हैं, और एक जो है आपका मोद है, मतलब आपके घाची मोद, जिन्होंने अपना नाम जो है वो सहूलियत के हिसाब से मोदी कर लिया, उनका ओरिजिनल टाइटल भी मोदी नहीं। तो अपने मोदी जी भी उसी घाची मोद से आते हैं और पूर्णेश मोदी भी उसी से आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में बात उठी, तो आज प्रधानमंत्री जी ने अच्छा उसको जो है दूसरे ढंग से जवाब दिया। उसका दर्द ने तीर कहाँ लगा, दर्द कहाँ हो रहा है, जवाब कहाँ दिया। उन्होंने कहा गांधी परिवार, इन्होंने तो गांधी जो है वो नाम चुरा लिया है ना, और जो है इन्होंने गांधी नाम चुरा लिया, उसी तरह जैसे कि वो मोद से मोदी हो गए हैं, तो इन्होंने गांधी नाम चुरा लिया है। अब उनको कौन बताए कि पारसी समाज में मोदी टाइटल भी है, गांधी टाइटल भी है, और गांधी टाइटल महात्मा गांधी की वजह से नहीं, जो है क्या कहते हैं, फिरोज गांधी ने लगाया था। वो लोग पारसी थे, उनका परिवार इलाहाबाद में रहता है, वो सारा परिवार जो है वो पुराने जमाने से उनके बाप दादा का भी नाम गांधी था अंत में टाइटल, और पारसी समाज है, फिरोज गांधी थे वो। तो फिरोज गांधी से जो है वो राजीव गांधी और जो है संजय गांधी और इंदिरा गांधी, क्योंकि भाई शादी में पति की टाइटल लगाई जाती है ना, तो इंदिरा जी रहती, इंदिरा प्रियदर्शन, नेहरू गांधी लिखती थी वो। तो बता गांधी उनको हस्बैंड की टाइटल है, तो उसमें कहीं गांधी चुराया नहीं, उन्होंने पारसियों की टाइटल है भाई। अब अगर प्रधानमंत्री जी को उनके भाषण लिखने वाले इतनी जानकारी नहीं देते, तो ये बड़ा दुखद स्थिति है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नाम से मुंह से अगर गलत बयानी होती है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि प्रभावित होती है। जी कुछ कह रहे हैं आप? इसमें मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ। इसी क्रम में, नाम और टाइटल के क्रम में, नूह मेवात इलाके में जो है मेव संप्रदाय के जो लोग हैं, उनके नामों में हिंदू और मुस्लिम नाम के टाइटल आपको अधिकांश मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो कन्वर्जन के बाद जो है कुछ आदमी ने अपना टाइटल खान भी रखा और सिंह भी रखा। इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता ये संप्रदाय और धर्म के हिसाब से या किसी को एडॉप्ट कर लिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, आपको हम एक दूसरी बात बता रहे हैं जी। एक पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाड़ी था दानिश मुस्तफा जी। तो दानिश मुस्तफा उर्दू नाम है या फारसी नाम जो भी कहिए, लेकिन नाम से धर्म नहीं जो है क्या कहते हैं प्रदर्शित होता, वो हिंदू था। तो पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने को समाज में एक रूपता लाने के लिए, हिंदू लोग भी बहुत से जो है वो मुस्लिम नाम मतलब उर्दू वाला नाम रख लेते हैं, ताकि नाम से जो है कोई ना डिस्टिंग्विश कर पाए कि हिंदू है कि मुसलमान है। ये बात बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो अभी भी अपने पुरानी टाइटल पर अड़े हुए हैं, जब पाकिस्तान में जबकि जो तमाम हिंदू हैं उन्होंने अपनी टाइटल या अपना नाम जो है वो रख लिया है। और अब मुसलमानों में भी एक प्रचलन चला है सिद्धार्थ शरीफ। शरीफ उनका नाम है और सिद्धार्थ नाम उन्होंने रख लिया।
उस पर भी इनको परेशानी है कि नाम बदल करके लव जिहाद चला रहे हैं। बिल्कुल। एक इब्राहिम शरीफ बहुत बड़े हिंदी के लेखक हुआ करते थे, उनका लड़का हुआ था, उसमें तारिका में उनकी कहानियां छपती थी। तो उसमें एक आत्मकथ्य में उन्होंने लिखा था कि भाई हमने अपने लड़के का नाम सिद्धार्थ शरीफ रखा क्योंकि मैं गौतम बुद्ध से बहुत ही प्रभावित हूँ, और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए हमने अपने लड़के का नाम सिद्धार्थ और अपनी टाइटल शरीफ। आप एक जमाने से भारत में इकबाल बहादुर, इकबाल शब्द का इस्तेमाल उर्दू और हिंदी दोनों में समान रूप से नाम रखने में जो है मतलब क्या कहते हैं होता है। अमन, अमन जो है समान रूप से हिंदी और उर्दू में जो है, उर्दू में भी आपको अमन मिल जाएंगे, हिंदी में भी आपको अमन मिल जाएंगे। इस तरह का फ्यूजन एक है। लेकिन अब सवाल इस बात का है ना कि वो फ्यूजन से सबसे ज्यादा परेशानी आपको है, क्योंकि आप तो फ्यूजन के विरुद्ध जो है वो क्या कहते हैं वो चला रहे हैं, बिल्कुल अपना वो चला रहे हैं। और आप ये नहीं सोचते जब शैव और वैष्णव का फ्यूजन हो गया है तो हिंदू मुसलमान का फ्यूजन क्यों नहीं होगा। कल भी हमने बताया था, आज ये बताया था कि पूरे देश भर का जो कलाई नारा है यही प्रयागराज के बगल में लाल गोपालगंज कस्बा है, प्रयागराज जिले में वहीं बनता है, और वहीं से रामेश्वरम से लेके आपके क्या कहते हैं बद्रीनाथ तक उसकी सप्लाई है, उसको मुसलमान बनाते हैं जी। चुनरी है इसी तरह, कलर रंग है इसी तरह। तो सवाल है सब एक दूसरे में बहुत गूंथे हुए हैं। बहुत जगह जो है मूर्तियां बनाने का काम जो है वो करते हैं, बहुत जगह और साज श्रृंगार का काम करते हैं, तो बहुत जगह बुरा। दूसरी बात हमने गांव में देखा है, हमारे गांव में तो खैर एक भी मुसलमान नहीं है लेकिन बहुत रिश्तेदारियों के गांव में जाने पर मुसलमान है, और संयोग से मुहर्रम के समय में चला गया तो पता चला कि वहां जो है ताजिया जो है हिंदू भी उठाते हैं, मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी उठाते हैं यहाँ। बिल्कुल। बहुत से गुरु हैं, आपको एक पटना में एक गुरु जी थे जो राजभवनों में बुलाए जाते, ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ जो है उनके यहाँ लाइन में जो दर्शन करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ वहीं पटना में था, तो उनका चलो यार हमको जब चलना है वहां। तो वहां हमने देखा सरदार जिनके यहाँ गुरु परंपरा समाप्त हो गई है और जो सिख धर्म के अलावा कुछ नहीं मानते, सरदार और मुसलमान भी लाइन में लगे हुए। ये छठ का त्योहार है, छठ का त्योहार जो बिहार में आपके यहाँ होता है। बिल्कुल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्वांचल और बिहार से निकल करके ये पूरे देश भर में फैल गया है। और लोग जब मनौती मानते हैं और मनौती में उनके अगर पुत्र का जो है उनको पुत्र लाभ होता है तो हिंदू नहीं मुसलमान भी जो है छठ का व्रत कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मूर्ति वो नहीं रखते। छठ जो है अमूर्त त्योहार है, सूर्य को जल दिया जाता है, तो सूर्य तो प्रकृति है, उसमें ये नहीं है कि छठ में। छठ जो है मान लिया अगर सूर्य का व्रत है तो, लेकिन उसको छठ मैया कहा जाता है, उसमें स्त्रीलिंग कहाँ से आ गया, मतलब ये सब तमाम बहस का मुद्दा है। लेकिन कहने का मतलब है कि छठ भी आपको मुसलमान करते हुए मिल जाएंगे। बिल्कुल। अगर न भी घाट गए तो वो व्रत रखते हुए मिल जाएंगे, उसके और रिचुअल करते हुए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये फ्यूजन चल रहा है। जैसे लाइन बाबा के यहाँ इलाहाबाद में आप स्टेशन पर एक लाइन बाबा है, बृहस्पतिवार को आइए, जितना मुसलमान नहीं जाते उससे ज्यादा हिंदू जाते हैं। और मुसलमान क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुसलमानों में बरेलवी सेक्ट है, वही ये सब मजार वगैरह की पूजा करता है, टाम वगैरह की। जो बहावी हैं या जो आपका एक और है जो है क्या कहते हैं, एक और मठ है मुसलमानों का, वो लोग जो है वो क्या कहते हैं इसको मानते हैं कि ये भी मूर्ति पूजा है। तो अब वो हो जाते हैं और पता चला कि जो बंगालियों की संख्या सर्वाधिक है वहां लाइन बाबा के यहाँ जाकर के रेवड़ी चढ़ाने वालों, और जो वो बंगाली हैं जो मतलब दुर्गा जी के जो अनन्य भक्त हैं और दुर्गा पूजा में चल करके भाग लेते हैं। तो फ्यूजन का दौर चल रहा है, तो इनको तो फ्यूजन चाहिए नहीं ना, इनको तो एक तरफा मामला चाहिए। आपको बता, तो अब आप ये बताइए प्रधानमंत्री, अगर ये प्रधानमंत्री ने कैटेगरिकल जवाब नहीं दिया कि आपकी सरकार इतने दिन से क्या कर रही थी, आपने क्या कहा, और आपका क्या कहते हैं वहां क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। और तो और राजनाथ सिंह के मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में असम राइफल को लेके जो है वो क्या कहते हैं भीतर भीतर खींचातान और युद्ध चल गया। दूसरी बात आपने देखा हुआ है कल से आज तक जो विश्वास प्रस्ताव हुआ उसमें राजनाथ सिंह ने बोला सरकार की ओर से कुछ भाई मुझे तो नहीं दिखा है, नहीं। और गडकरी साहब ने कुछ बोला राज्य सरकार की ओर, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। स्मृति ईरानी जरूर एक बितंडा लेके उठ गई जो है वो फ्लाइंग किस वाली, फ्लाइंग किस है। असली बात यह है कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है और आप वो जो वकील के जैसे अपने वकील को समझा दिया तुमसे कुछ भी पूछे तो अदालत में कहना बा
बा तो हो जाएगा, पागल हो, पागल खाने भिजवा देंगे, तुमको सजा नहीं मिलेगी, फिर पागल खाने छूट जाना। तो बहरहाल जो आगे वाला आखिरकार है वो आगे वाला समीचीन इसलिए नहीं है कि जब वकील साहब फीस मांगने लगे, उससे जब छूट गया तो उनको भी वो बा बा कहने लगा। तो सवाल है कि हम पूछें कि आम, तो आप कहें बा, आए बाएं साएं। तो अब सवाल टू दी पॉइंट है ना, जो बात उठी आप उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी चाहते तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जो है क्या कहते हैं, खाद्य सप्लाई, पेट्रोल डीजल का दाम, महंगाई, टमाटर का जो है 200-250 रुपए किलो से लेके मतलब तमाम मुद्दे जो उठाते रहे वो सारे मुद्दे उठा सकते थे। अडानी अंबानी उठा सकते थे। बिल्कुल। पैसा केंद्रित हो राहुल रहा है ये गांधी उठा की, सकते थे। सर जहां तक मुझे नोटबंदी लगता है उठा राहुल सकते थे। गांधी, जी, राहुल गांधी की जहां तक मेरे को लग रहा है कि मंशा ये थी कि प्रधानमंत्री जी स्पेसिफिकली और या विपक्ष स्पेसिफिकली ये चाहता था कि सरकार की क्या रणनीति है मणिपुर को लेकर। मणिपुर झुलस रहा है, दो खेमों में बट गया है, कुकी और मेतई के बीच में, उस पर केंद्र सरकार नहीं, भी वो और उसे राज्य सरकार फोकस भी। करना चाहते थे, लेकिन अगर सरकार को वास्तव में सेंसर करने की उनकी मंशा होती तो इन सब बातों को भी उठाते। और जैसे हो रहा है कि इन्होंने कैटेगरिकल जवाब नहीं दिया तो उस पर भी इनको कैटेगरिकल जवाब देना पड़ता, नहीं होता तो होता कि इन्होंने दूसरा जवाब ही नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी लंबी राजनीति करने के लिए उतरे हैं मैदान में। उन्होंने यहाँ जी। कुकी मैतई है उसकी बात कही, लेकिन अब और जगह जब वो भाषण देके, जैसे कि वो राजस्थान में गए, वहां उन्होंने आदिवासी समूहों के बीच में कहा कि आपको इन्होंने बनवासी नाम देकर के आदिवासी अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने नई बिल्कुल। बात कही। तो नई बात हम्म। कहने के लिए आपके पास मुद्दा होना चाहिए। सब आप छू ही लेंगे तो फिर मुद्दा आपके पास क्या बचेगा। और अभी तो हम्म। 24 के चुनाव तक बहुत लंबी लड़ाई है। बिल्कुल। जी। जी। इसके बाद विपक्ष के पास क्या रणनीति हो सकती है? नहीं, विपक्ष के बाद रणनीति यही है कि उनके अंदर देखिए, इनको बड़ी उम्मीद थी कि शरद पवार आ जाएंगे। शरद पवार ने भी अपने एमएलए से कहा हम्म। कि जो है वो क्या कहते हैं, हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं, हम जो है हम लोग इंडिया के साथ रहेंगे। तो एक इनको बड़ी आशा की उम्मीद थी वहां। आपको हम्म। और जगह इन्होंने बिहार में सेंध लगाने की कोशिश की, वहां भी सेंध इनकी फिलहाल नहीं लग पाई। ईडी फीडी को इन्होंने तमिलनाडु से लेके और जगह सक्रिय किया, लेकिन इन्हें जानते कि जितना ईडी को सक्रिय करेंगे वहां जनता के बीच में उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। क्योंकि वहां मिडिल क्लास टाइप का मामला नहीं है। आप एडीएमके के साथ हैं तो आप एडीएमके के साथ हैं, हम डीएमके के साथ हैं तो डीएमके के साथ। बिल्कुल। हाँ, आज ही कल रजनीकांत की एक पिक्चर आने वाली है जेलर, उसके लिए रजनीकांत को जगह जगह दूध से नहवाया जा रहा है। तो फोटो टांग, बड़ी बड़ी पोस्टर टांग के उनके ऊपर माला चढ़ाई। तो वहां व्यक्ति पूजा की परंपरा है। वहां नेता की अगर डेथ हो जाती है तो तमाम लोग आत्महत्या कर लेते हैं उस प्रोसेशन में। तो वहां आप दो चार लोगों को घेरने की भी कोशिश करेंगे तो भी आप जो है वहां सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर जब वहां एक बार एडीएमके जीतती है और एक बार डीएमके जीतती है, जब डीएमके जीतती है तो लोकसभा भी जीतती है, जब एडीएमके जीतती है तो लोकसभा भी जीतती है। नहीं कि यहाँ कोई और जीता वहां कोई और जीता। फिर आपका केसीआर है। अभी तो केसीआर की पार्टी ने आपके क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल मसले पर इंडिया का साथ दिया था। बिल्कुल। वाईएसआर ने भले नहीं साथ दिया, तो वाईएसआर की जो है बहन जो है, जो उनके खिलाफ एक पार्टी बनाए, वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही है, या पता नहीं हो भी गई हो तो नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि ये सब लड़ाई है। अब जिस तरह की कल आदिवासी भीड़ हुई राजस्थान में, तो उसको देखते हुए तो यही कहा जाता है कि राजस्थान में जो है कांग्रेस की जो है मतलब क्या कहते हैं, आंधी चल रही है। बिल्कुल। आपका मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है वो देखिए, आप जब रेत का महल बनाते हैं, खूब रंग रोगन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन है तो रेत करना है। तो जी। उसमें परमानेंटली तो है नहीं। किसी दिन अगर लहर आ गई तो रंग रोगन लहर को रोक नहीं पाता है। आपसे बता रहे, समुद्र की लहर को रंग रोगन नहीं रोक पाता। जब तक लहर नहीं आती तब तक वो खड़ा रहता है, और जहां लहर आई तहां उसके बाद पता ही नहीं चलता कि यहाँ जो है रेत का महल बना हुआ था, यहाँ यहाँ कोई मीनार बनाई गई थी रेत की। तो सवाल इस बात का है कि जो आपने इतने दिन से बनाया, काठ की हांडी जो आप चढ़ा रहे हैं, तो काठ की हांडी कहावत ही कही जाती है कि हमेशा नहीं चढ़ती। अब देखिए, अब इन्होंने आज एक नया शगुफा छोड़ दिया। इन्होंने राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि अब जो कमेटी बनेगी नई, उसमें जो है सीजीआई को नहीं रखा जाएगा, एक जो है सरकार द्वारा नामित एक एमपी और रहेगा। तो 3 आदमी कमेटी, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक एमपी सरकार का। तो 2 वो हो गए, एक ये हो गया, तो हमेशा वो माइनॉरिटी में ही रहेंगे। या बिल्कुल। तो या तो उसमें ये प्रावधान हो कि नहीं, तीनों का यूनानिमस डिसीजन होगा तभी माना जाएगा।
और यूनानिमस बिल्कुल डिसीजन अगर नहीं है तो दो आदमी तो एक आदमी भारी रहेंगे, तो विपक्ष के नेता को आप क्यों रहे, उसको भी निकाल बाहर करो। आप सीधे कर बिल्कुल दो बिल्कुल प्रधानमंत्री जिसको चाहे नॉमिनेट कर दें, और फिर ये हम्म एक नए सिरे से टकराव पैदा करेगा। विपक्ष को पहले हम्म से ही आशंका है कि ईवीएम में धांधली करके वो किया जा रहा है। संसदीय पैनल तक ने कहा कि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट नहीं दिया कि पिछले चुनाव में तमाम जगहों पर वोट कुछ पड़ा निकला कुछ, तो अंतर क्यों था, अभी तक जवाब नहीं दिया, उससे जवाब मांगा गया है। प्रशांत भूषण ने अलग जो है ईवीएम का वीवीपैट में सारी गिनती की मांग करते हुए रिट दाखिल कर रखी है। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये सब में कुछ हो जाए, पता नहीं चंद्रचूड़ कुछ कर दें, तो उसके पहले अपने ही जो है वो बना लो, ताकि जितना हो सकेगा बेईमानी वो करेगा इनको जिताने के लिए बिल्कुल चुनाव ये हम आयुक्त। अब लोग बिल्कुल हम लोग चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर एक अलग से चर्चा रखेंगे, जिस पर तफसील से बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है ईवीएम को लेकर। अभी हम लोगों ने ये देखा कि रेत का महल चाहे आप जैसा भी बना लें, जितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक लहर ही काफी है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को जो आपने सब्ज बाग दिखाए थे वो धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। राहुल गांधी हर जगह अब विश्वास कायम कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। कल राजस्थान में राहुल गांधी की रैली थी, वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और सदन से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री जी अपना धीरे धीरे विश्वास खोते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष की क्या रणनीति हो रही है, क्या सरकार सरकार पर इसी तरह से वो दबाव बनाते नजर आते हैं या फिर उनसे भी कहीं कोई चूक होती है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर। नमस्कार।